वेलकम टू माय चैनल डायनामिक साइंस। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल वॉल। तो देखते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है हमारी, वो किससे मिलकर बनी होती है। जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो इसमें देखते हैं जो लिपिड और जो प्रोटीन है कितने परसेंट पाए जाते हैं। तो इसमें जो कोशिका झिल्ली यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें लिपिड है ये 40% पाया जाता है और बाकी जो बचा प्रोटीन, जो प्रोटीन है ये 60%, यानी कि इसको रेंज में देखें तो ये 58 से 59% पाया जाता है। वहीं हम आरबीसी में देखें लिपिड और प्रोटीन, तो आरबीसी में जो लिपिड है वो तो 40% ही पाया जाता है और जो प्रोटीन है ये सिर्फ 50% पाया जाता है। तो जो हमारी कोशिका झिल्ली है इसमें लिपिड 40% पाया जाता है और प्रोटीन 60% पाया जाता है। वहीं हम आरबीसी में देखें तो आरबीसी में जो लिपिड है वो तो 40% ही पाया जाता है, लेकिन जो प्रोटीन है वो 50% पाया जाता है। वहीं जो हमारी कोशिका झिल्ली है ये लिपिड की वजह से लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। किसकी वजह से? लिपिड की वजह से। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन के क्या कार्य हैं। एक साइड हम लिख लेते हैं लिपिड यानी कि वसा, और एक साइड हम लिखते हैं प्रोटीन। तो ये जो लिपिड यानी कि जो वसा है एक फास्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। फास्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। ये जो फास्फोलिपिड है ये एक संयुग्मित वसा है, यानी कि हमारी कोशिका झिल्ली में जो फास्फोलिपिड है ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। ये फास्फोलिपिड यानी कि लिपिड में फास्फोरस पाया जाता है और जो फास्फोरस है वो कोशिका झिल्ली को बनाने का कार्य करता है, यानी कि कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। फिर वहीं हम प्रोटीन को देखें तो इसमें लिपिड की सतह पाई जाती है। लिपिड की दोहरी सतह पाई जाती है।
जिस तरह अपन सैंडविच में चीज़ की डबल लेयर लगाते हैं, इसी तरह ये लिपिड की दोहरी सतह या दोहरी सतह पाई जाती है। तो इसमें देखें जो प्रोटीन है ये दो तरह का होता है। एक तो परिधीय प्रोटीन, परिधीय यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरा इंटीग्रेटेड प्रोटीन। ये जो परिधीय प्रोटीन और जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, ये होते क्या है? परिधीय यानी कि जो परिधि पे पाए जाते हैं, यानी कि ये जो भाग है ये परिधीय प्रोटीन कहलाता है। ऐसे ही इस साइड ये है, नीचे ये भी परिधीय प्रोटीन है। वहीं इंटीग्रेटेड प्रोटीन को देखें तो ये कुछ इस तरह पाया जाता है, यानी कि पूरे में फैला रहता है इंटीग्रेटेड प्रोटीन। ये जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन है ये कोशिका झिल्ली में एक चैनल प्रोवाइड करवाता है, यानी कि कोशिका झिल्ली में पदार्थों के आवागमन का कार्य करवाता है। ये जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन है यही निश्चित करता है कि कौन सा पदार्थ कितना अंदर आना है और कौन सा पदार्थ कितना बाहर जाना है। ये भी निश्चित करता है यही कि कौन सा पदार्थ कितना कम आना है या कितना ज़्यादा आना है। तो इसी कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए दो वैज्ञानिक सेंगर व निकोलसन ने एक मॉडल दिया, जिसे क्या कहते हैं, दो वैज्ञानिकों ने एक मॉडल प्रतिपादित किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया? सिंगर व निकोलसन ने। इन्होंने बताया कि जो कोशिका है इन्हीं के द्वारा कोशिकीय पदार्थों का आवागमन होता है, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा गया? सेल मेम्ब्रेन को। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल यानी कि कोशिका में कोशिकीय परिवहन को कौन नियंत्रित करता है? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें हमने देखा कि वसा यानी कि लिपिड और प्रोटीन की कोशिका झिल्ली बनी होती है, और इसमें जो कोशिका में कोशिकीय परिवहन का कार्य करती है कौन? हमारी सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा कि हमारी कोशिका में कोशिकीय परिवहन हमारी कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन ही करती है। अब हम देखते हैं कि हमारी कोशिका में कोशिकीय परिवहन कैसे होता है। तो जो कोशिकीय परिवहन है ये दो प्रकार का होता है, यानी कि छोटे अणुओं में अलग और बड़े अणुओं में अलग। देखते हैं, एक साइड लिखते हैं छोटे अणु, छोटे अणु यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स। दूसरे साइड लिखते हैं बड़े अणु, बड़े अणु यानी कि बिग मॉलिक्यूल्स। छोटे अणु में देखते हैं क्या क्या आता है। तो जो छोटे अणु है इनमें ग्लूकोज, मिनरल, वाटर आते हैं। ग्लूकोज,
मिनरल्स, वाटर। ये जो छोटे अणु यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ये 3 तरह से गति करते हैं। पराशरण यानी कि ऑस्मोसिस, दूसरा विसरण यानी कि डिफ्यूजन, तीसरा सक्रिय परिवहन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पहला पराशरण यानी कि ऑस्मोसिस और दूसरा विसरण और तीसरा सक्रिय परिवहन। पराशरण को देखें, पराशरण को यदि हम देखें तो एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक पात्र है, इसमें ये पानी भरा हुआ है। एक पात्र है, इसमें ये पानी है, इसमें हम एक सिकुड़ी हुई किशमिश को डालते हैं। तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं, वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि ये जो सिकुड़ी हुई किशमिश है, ये कुछ देर बाद फूल जाती है। तो ये जो किशमिश है, ये फूली कैसे? तो ये जो किशमिश है, ये पराशरण यानी कि ऑस्मोसिस की वजह से फूली। ये ऑस्मोसिस या पराशरण होता क्या है? ये जल यानी कि H2O, इसमें H2O की मात्रा ज़्यादा है और इसमें ये जो किशमिश है, इसमें H2O की मात्रा कम है। तो इसका मतलब कि जो पराशरण है उसमें H2O यानी कि जल उच्च सांद्रता यानी कि जहाँ इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, उच्च सांद्रता से ये निम्न सांद्रता में प्रवेश करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। तो पराशरण में हमने देखा कि जो हमारी कोशिका है उसमें अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जो जल है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाता है। ये हो गया पराशरण। वहीं हम विसरण को देखें तो जब हम इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति परफ्यूम अपनी पूरी शर्ट पर परफ्यूम छिड़क कर एक रूम में एंटर होता है, तो कुछ देर बाद जो परफ्यूम की खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाती है। ये किससे हुआ? विसरण से। इसमें भी वही हुआ कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में खुशबू फैल गई। लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें अर्धपारगम झिल्ली और H2O की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिंपल उसकी शर्ट पर जो परफ्यूम था वो पूरे रूम में फैल गया। और जो पराशरण है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवेश करते हैं। वहीं हम सक्रिय परिवहन को देखें तो जो सक्रिय परिवहन है इसको अपहिल और डाउन से समझ सकते हैं। यानी कि एक पहाड़ी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। यदि ये जो व्यक्ति नीचे उतर कर आएगा तो ये आसानी से या लुढ़कते लुढ़कते भी आ सकता है। मतलब इसमें जो ऊर्जा है वो बिल्कुल भी नहीं लगी। और ये एक जो व्यक्ति है, यदि इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो इसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च होगी। यानी
सक्रिय परिवहन ऐसा जिसमें हमसे बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है वो सक्रिय परिवहन कहलाता है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। वहीं हम देखें कि जो हमारे बड़े अणु हैं ये परिवहन कैसे करते हैं। तो ये जो बड़े अणु हैं ये दो तरह से परिवहन करते हैं। पहला कोशिका भक्षण, कोशिकीय कोशिकीय भक्षण यानी कि फैगोसाइटोसिस, और दूसरा कोशिकीय पायन यानी कि पिनोसाइटोसिस। दूसरा कोशिकीय पायन। जो कोशिका भक्षण है इसमें जो कोशिका होती है वो एंटीजन या जो जटिल अणु होते हैं उनको भक्षण कर लेती है, मतलब कि उनको खा जाती है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये एक कोशिका है और ये एक एंटीजन है यानी कि एक जटिल अणु। इसे देखें आगे तो इसने अपना एक आकार बदल लिया और ये जो एंटीजन था इसको थोड़ा अपने साइड खींच लिया। और आगे देखें, ये जो कोशिका झिल्ली है ये लगातार अपने में परिवर्तन करती रहेगी और ये जो एंटीजन है इसको अपने अंदर खींचेगी। लास्ट में हमने देखा ये जो कोशिका है इसने फिर से उसको अपनी तरफ खींचा और सबसे लास्ट में ये जो कोशिका है इस एंटीजन को पूरा कवर अप कर लेती है, यानी कि ये जो कोशिका है इस कोशिका ने इस एंटीजन का अपने अंदर भक्षण कर लिया, यानी कि इस कोशिका ने इस एंटीजन को खा लिया। तो इसमें बड़े अणुओं में कौन आएगा? एंटीजन या जटिल अणु। वहीं कोशिकीय पायन में जो हमारी कोशिका होती है उसमें जो जटिल पदार्थ यानी कि पीने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें जो हमारी कोशिका ने यहाँ जटिल अणुओं को का भक्षण किया है, उसी तरह जो पीने वाले पदार्थ होते हैं इसमें जो कोशिका है वो उनको पी जाती है। तो इसको बोला कोशिकीय पायन। आज हमने देखा कोशिका झिल्ली में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा था कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लिपिड होता है 40% और प्रोटीन होता है 60%। फिर हमने देखा कि जो लिपिड और प्रोटीन है उसमें जो लिपिड थी वो फास्फोलिपिड होती है और जो प्रोटीन है वो दो तरह के पाए जाते हैं, एक परिधीय और एक इंटीग्रेटेड। फिर उसी में हमने देखा कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। फिर उसके बाद हमने यह देखा कि जो हमारी कोशिका है वो कोशिकीय परिवहन करती है, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल किसी कहा गया? सेल मेम्ब्रेन को। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया, तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सिंगर व निकोलसन। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।